बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स की, उनकी मेमोरी विजुअलाइजेशन की, फंक्शन कॉल्स के हवाले से हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको रिकर्जन के हवाले से डिटेल से बात करूँगा कि ताकि आपका रिकर्जन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि किसी भी आइटरेटिव फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो वी विल स्टार्ट विद द मेमोरी विजुअलाइजेशन ऑफ योर प्रोग्राम या फंक्शन एग्जीक्यूशन। देखिए, आपकी जो रैम है, इसको हमेशा प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं ना, इसके मेमोरी के 4 हिस्से बनाए जाते हैं, जिनमें से 2 हिस्से जो हैं वो एक ही बार बनते हैं रैम में, वो बार-बार नहीं बनते। और 2 हिस्से जो हैं वो डायनामिकली ग्रो करते हैं, रन टाइम पे वो बनते हैं, जैसे-जैसे प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो ग्रो करते हैं। अब वो जो 2 स्टैटिक हिस्से हैं जो पहले शुरू में एक ही बार बन जाते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आती, उनमें सबसे पहला हिस्सा हर रैम इन तमाम हिस्सों को बाय द वे सेगमेंट कहा। सेगमेंट का इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ हिस्सा है, ठीक है? तो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का पहला हिस्सा जो है कोड सेगमेंट है। आपका एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट होकर मेमोरी में, याद रखें, सिर्फ एक दफ़ा लोड होता है। और जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, एक बार कॉल करेंगे या हज़ार बार कॉल करेंगे, वही एक ही जगह पर पड़ा हुआ लोडेड कोड जो है बार-बार एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा। आपका मेन फंक्शन और आपके जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं या बिल्ट इन फंक्शंस जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे रैम में एक ही दफ़ा लोड होंगे कोड सेगमेंट में। ठीक है जी? दूसरा हिस्सा कहलाता है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट भी एक ही बार बनता है और इस सेगमेंट में आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को मेमोरी दी जाती है। ये दोनों वेरिएबल्स, आपको पता है कि प्रोग्राम की कंप्लीट एग्जीक्यूशन जब तक ख़त्म होना हो जाए मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, तो डेटा सेगमेंट में ये दोनों वेरिएबल्स पड़े रहेंगे। याद दहानी के लिए दोबारा दोहरा दूं कि ग्लोबल वेरिएबल्स चूंकि किसी स्कोप से बाहर, किसी फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन किए जाते हैं, तो वो जहां डिफाइन या डिक्लेयर किए जाएं उससे नीचे जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं उन तमाम में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स आम तौर पे किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर उनको डिक्लेयर किया जाता है, तो जहां उनको डिक्लेयर किया है इस फंक्शन के अंदर, आप उन्हें सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि वो अपनी पुरानी वैल्यू मेंटेन रखते हैं और वो मेमोरी में रहते हैं फंक्शन के एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी। कब तक रहते हैं? जब तक आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। तीसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है हीप सेगमेंट। अब ये दो पहले दो हिस्से कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट ये एक दफा बनेंगे। अभी जो है डायनामिकली रन टाइम पे बनने वाले दो हिस्से कौन से? एक उनमें से हीप सेगमेंट। अगर आपने कहीं भी अपने प्रोग्राम के दौरान न्यू या मैलक एक फंक्शन होता है सी का, उसके ज़रिए से आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है, अपने प्रोग्राम में रन टाइम पे मेमोरी ली है, तो उस मेमोरी की असाइनमेंट के लिए रैम का जो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है हीप सेगमेंट। वो आपने खुद मेंटेन करना होता है। हीप सेगमेंट में आपने जो एरिया ले लिया यूसेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूजिंग द न्यू ऑपरेटर या मैलिक फंक्शन, MALLOC मैलिक फंक्शन, तो इन दोनों केसेस में उसको वापस करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? उसको आप फ्री करेंगे या आप जो है ना डिलीट का ऑपरेटर यूज़ करके वापस करेंगे। वो रैम में रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके अगर आप जो है ना न्यू के थ्रू गेन की मेमोरी को डिलीट के ज़रिए से वापस नहीं करोगे, तो आपके पास डैंगलिंग पॉइंटर्स और मेमोरी लीक्स और ऑर्फन मेमोरी इस किस्म के इश्यूज़ आते हैं। बहरहाल, ये हिस्सा जूँ-जूँ आप मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं न्यू ऑपरेटर के थ्रू, इस हिस्से में ऐसा आपको मेमोरी मिलती है और ये हिस्सा साथ-साथ ग्रो करता है, ये रन टाइम पे बनता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट जो है आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बनता है और साथ-साथ ग्रो करता है। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड पे होती है और वो होती है टॉप पे। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैक जो है लाइफो या लीफो का रूल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में एंट्री होती है वही सबसे पहले इसकी बाहर निकाली जाती है। तो स्टैक में इंसर्शन या डिलीशन हमेशा इसके टॉप पर ही की जाती है। अब ये बनता है, इसके अंदर होता क्या है, कॉल जो ये जो आपका कॉल स्टैक सेगमेंट के अंदर जो आपका कॉल स्टैक मौजूद होता है, इसकी हर एंट्री को स्टैक फ्रेम कहा जाता है। और स्टैक फ्रेम के अंदर एक फंक्शन, और वो स्टैक फ्रेम बनता कब है? जब फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ही आपने अपने कोड के अंदर मेन फंक्शन के दौरान किसी यूजर डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन को कॉल किया, तो कॉल करते साथ ही कॉल स्टैक पर एक एंट्री पुश हो जाएगी, जिसको हम स्टैक फ्रेम कहेंगे। पुश बाय पुश आई मीन इंसर्ट हो जाएगी, उसमें दाखिल हो जाएगी।
और वो स्टैक फ्रेम में आपके लोकल वेरिएबल्स भी वहीं बनेंगे, फंक्शन पैरामीटर्स भी वहीं बनेंगे, रिटर्न एड्रेसेस भी वहीं बनेंगे और इस किस्म की इंफॉर्मेशन के इस फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन से जब वापस आना हो या इससे किसी दूसरे फंक्शन में जाना हो तो हम किस फंक्शन में की लाइन पे जाएँगे। उस फंक्शन की लाइन्स कौन-सी करंटली एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, वो तमाम हिसाब-किताब इसी कॉल स्टैक में रखा जाएगा और आपके लोकल वेरिएबल्स भी इसी स्टैक सेगमेंट के अंदर ही बनेंगे। जैसे ही फंक्शन की एग्ज़ीक्यूशन खत्म होगी, तो उसका स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही उसका स्टैक फ्रेम डिलीट होगा, तो उसके लोकल वेरिएबल्स भी सारे डिलीट हो जाएँगे, उसके फंक्शन पैरामीटर्स भी डिलीट हो जाएँगे और रिटर्न एड्रेस अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। तो अब ये 4 हिस्से अपने अपने ज़हन में रखने हैं। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट आपके बिल्कुल शुरू में एक ही बार बन जाते हैं। कोड सेगमेंट में आपके फंक्शंस का एग्जीक्यूटेबल कोड, मशीन इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रोसेसर की ज़ुबान में जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें ट्रांसलेट होकर एक ही बार मेमोरी में लोड हो जाता है। डेटा सेगमेंट में आपके स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स लोड होते हैं और हीप सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट जो है ये आपका डायनामिकली रन टाइम पे बनता है। हीप सेगमेंट के अंदर आपके जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, जैसे जितनी ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करते जाएँगे, उतनी आपको मेमोरी मिलती जाएगी और ये ग्रो करता जाएगा। इसको आपके लिए कंपाइलर मैनेज नहीं करता, इसको मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे बने वेरिएबल्स आपने खुद जो है वापस करने हैं। एक्सक्यूज़ मी। और इसी तरह स्टैक सेगमेंट जो है वो भी रन टाइम पे बनेगा। सॉरी अगेन, वो भी रन टाइम पे ही बनेगा और वो जैसे-जैसे आपकी जो भी फंक्शन कॉल एग्ज़ीक्यूट होगी, उसके लिए उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं, एक ख़ास रैम के ख़ास एरिया में जो है स्टैक फ्रेम पुश कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके तमाम वेरिएबल्स, लोकल पैरामीटर्स और एड्रेसेस जो हैं, मौजूद होंगे। और जैसे उस फंक्शन की एग्ज़ीक्यूशन खत्म हो जाएगी, तो वो फ्रेम आपका वापस डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है? फूड फॉर थॉट थोड़ा-सा आपको दे दूँ। आप थोड़ा-सा सोचिए कि अगर आप एक स्टैटिक वेरिएबल को डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है? थोड़ा-सा इस पर सोचिएगा कि एक स्टैटिक वेरिएबल देखें वो मैंने आपसे कह दिया डेटा सेगमेंट में बनेगा और डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट होगी वो तो हीप सेगमेंट से होगी, तो इस केस में क्या होगा? थोड़ा-सा सोचिएगा, अगर आपके ज़हन में जवाब आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्लासेस इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूँगा। अच्छा जी, विद द मेमोरी विजुअलाइज़ेशन in our mind. Now let's go to the coding window and now let us talk about recursion. Recursion जो है हम recursion कैसे करते हैं और उसके लिए हम कोड लिखेंगे, ठीक है? लेकिन रिकर्जन के लिए कोड लिखने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको उसकी कुछ बेसिक्स जो है यहाँ पे रिवाइज़ करवा दूँ कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप रिकर्सिव कोड जो है वो लिख सकते हैं और कैसे एक आइटरेटिव कोड को रिकर्सिव कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। अच्छा जी, रिकर्शन बाय डेफिनिशन व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिकर्सिव कॉल, ठीक है? अगर उसको हम डिफाइन करें तो डेफिनिशन के लिए मैंने आपसे ये कहा कि पहली शर्त जो है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब भी फंक्शन जो है अपने आप को कॉल करता है तो दिस इज़ कॉल्ड रिकर्शन। अच्छा, अब रिकर्जन करने के लिए आपके पास उसका फ़ायदा ये होता है रिकर्जन का कि आप बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ के और वन बाय वन आप एक-एक पीस को सॉल्व करते हैं। जिसको इस स्ट्रैटेजी को डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी कहा जाता है और इट्स क्वाइट यूज़फुल। आप जो है ना कॉम्प्लिकेटेड कोड्स को शॉर्ट करके काफ़ी स्मार्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन रिकर्शन करते हुए हमेशा एक जो है कंडीशन हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड बेस और टर्मिनेशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है? इसका होना आपके फंक्शन के अंदर ज़रूरी है। ये वो वाली कंडीशन है जिसकी बेस पर आपकी रिकर्जन चलना रुक जाएगी, ठीक? अब किसी आइटरेटिव कॉल को हम रिकर्सिव कॉल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? लेट मी फॉर एग्जांपल गिव यू एन एग्जांपल। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक लूप लिखता हूँ, आपको पता है कि लूप के 3 हिस्से होते हैं ना? ये पहला हिस्सा फॉर एग्ज़ाम्पल i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस काउट i। अच्छा, मैंने इस आइटरेशन को मैंने रिकर्सिव कॉल में मैंने ट्रांसलेट करना है। देखिए लूप के 3 हिस्से हैं, आपने इसी तरह रिकर्जन लिखते हुए भी ना उसके 3 हिस्से बनाने हैं।
टोटल सारी 4 हिस्से हैं, लूपिंग होती 3 में, तो आपने 4 हिस्से बनाने हैं, वो जो एक हिस्सा चूँकि लूप का हिस्सा नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे कैसे होगा, ठीक है? पहला हिस्सा दिस वन आपको पता है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइज़ेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी वो फर्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगी। चूँकि मेन से आपके प्रोग्राम की एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो जब फर्स्ट टाइम आप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस हिस्से को आप इनिशियलाइज़ेशन समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको पता है कि लूप में कंट्रोल कहाँ जाता है? कंडीशन पर। अब लूप के अंदर जब कंडीशन ट्रू हो, तो उसके बाद हम मूव करते हैं बॉडी में। यहाँ पे रिकर्जन थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी। रिकर्जन की आप कंडीशन लिखते हुए, उसके अंदर आप बेस कंडीशन लिखेंगे और वो एक्चुअली आपके रिकर्जन को ख़त्म कर रहा होता है। तो अब आपने कंडीशन इसकी रिवर्स लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है कि जब आपकी कंडीशन फ़ॉल्स हो, तो रिकर्जन अकर हो। आपने उसी तरह कंडीशन लिखनी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि आपने इस रिकर्जन को रिवर्स करके लिखना होगा। यानी आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 को आप इस तरह समझ लें कि आई इज़ लेस देन 5 को आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 को सॉरी आप इस तरह समझ लें कि आई इज़ ग्रेटर देन 5। तो इस तरीके का काम आप करेंगे। उसके बाद आप अपनी रिपीटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, जो आपने काम करना है, यही भी अपनी बॉडी में लिखेंगे और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है जी? इस इंक्रीमेंटेशन के बाद लूप को रिपीट करने के लिए ऑटोमेटिकली आता है कंडीशन पर। आपने इस रिपिटिशन को रिपीट करने के लिए इन इन दोनों मूवमेंट्स के दरमियान यहाँ पर आपने अपनी रिकर्सिव कॉल डालनी है। इस तरीके से आप छोटे-मोटे आसान आइटरेटिव लूप्स को ज़्यादा आसानी से रिकर्सिव कॉल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझें कि ये लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट, थोड़ी-सी मैं जगह बना लूँ, ताकि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ, जो बातें मैंने कही आप इसको रिकर्जन के थ्रू आप इसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी राइट इट डाउन हियर। ये आपका आप सपोज़ करें कि मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है, लेट्स सपोज़ प्रिंट, ठीक है? और उसको आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, आपने अपनी इनिशियलाइज़ेशन वाला काम है, आपने कहाँ से इनिशियल स्टार्ट करना था 1 से, तो आपने एक पैरामीटर पास कर दिया 1 और आपने कहाँ तक जाना था, आपने 5 तक जाना था। तो दूसरा पैरामीटर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पास कर दिया 5। ये इसके एक लिखने का तरीका है, इसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और ये आपकी एंड वैल्यू। ये आपकी जो पहली कॉल है ना, थिंक ऑफ दिस एज़ एन इनिशियलाइज़ेशन। हमने यहाँ पर ये स्टैटिक 1 को इनिशियलाइज़ेशन को इस कॉल से मैप कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद इसमें देखिए अब आपकी जो है सेकंड स्टेप क्या है लूप के अंदर, दैट इज़ योर कंडीशन। तो अब यहाँ पर आप अपना फंक्शन लिखना शुरू करेंगे। लेट मी कॉल इट प्रिंट। इसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे वाइड कर रहा हूँ और इसको हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। फर्स्ट वन लेट्स सपोज़ आपका नंबर है n और दूसरा जो है वो आपकी लिमिट है जहाँ तक आपने जाना है। तो लेट मी कॉल इट लिमिट। तो आपका जो 1 है वो n में स्टोर पास हो जाएगा और लिमिट के अंदर आपके पास 5 पास हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन जो है आपकी सबसे पहली कंडीशन जो है वो टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए जिस पर आपका रिकर्जन खत्म हो जाएगा। आपने इस कंडीशन का रिवर्स लिखनी है, तो देखिए इसका रिवर्स ऑफ कोर्स मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे आई की मैंने एन की जगह जो है ना आई इस्तेमाल कर लिया। इनफैक्ट चलें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेट मी कॉल इट आई, ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? अब हम ये चाहते हैं कि रिकर्जन रुके यहाँ पर, वहाँ पर कंडीशन ट्रू होती थी तो लूप चलता था। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी रिकर्जन चलेगी और फॉल्स होगा तो हमारी रिकर्जन जो है वो चलती रहेगी। बस ये एक फ़र्क है, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रख के करना है। तो मैं कहता हूँ जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 5 ना हो जाए, वहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तो ये आपको फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 कर दी। अगर फॉल्स हो जाए तो रिकर्जन खत्म करने के लिए हम फंक्शन से बाहर निकल जाएँगे, तो हमने यहाँ पे से लगा दिया रिटर्न की स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी? अच्छा, रिटर्न के बाद अब अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होगी तो हमारी रिकर्जन खत्म हो जाएगी, फॉल्स होगी तो हमारा लूप चलेगा। अब इसके बाद हमें इस ये आपके पास सेकंड हिस्सा हो गया, तो आप तीसरे हिस्से में आप यहाँ पर आएँगे। ये आपके देखें लूप की तरतीब ऐसे चलती है ना, सबसे पहले इनिशियलाइज़ेशन, हमने ये इनिशियलाइज़ेशन से मैप कर दिया। उसके बाद सेकंड हिस्सा कंडीशन टेस्ट होता है, तो ये हमारी जो है सेकंड हिस्सा हो गया, जो कंडीशन हमने लिखी ये हमारा सेकंड हिस्सा यहाँ पर मैप हो गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद तीसरा हिस्सा जब कंडीशन ट्रू होती है तो आप लूप की बॉडी में आते हैं, आप कहते हैं सी आउट आई। तो अब यहाँ पर आप जो है आई की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप की बॉडी में आएँगे। इसमें रिकर्जन और लूप में फ़र्क यही है कि वहाँ कंडीशन ट्रू होता है तो आप लूप की बॉडी में आते हैं। इसमें जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आप रिकर्सिवली अपनी स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को रिपीट किया, हम स्टेटमेंट हमारी क्या वहाँ पे काम कर रही है, सी आउट आई। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप कहाँ पे जाते हैं, इंक्रीमेंटेशन पे, तो आपने यहाँ पे भी इंक्रीमेंटेशन परफॉर्म कर दी, आई प्लस प्लस। अब मैंने आपसे ये कहा
कि इस इंक्रीमेंटेशन के बाद आपके पास फॉर लूप ऑटोमेटिकली जंप कर देता है कंडीशन वाले पार्ट पर। कंडीशन ट्रू करके वो इन 3 हिस्सों में आपका लूप घूमता रहता है। कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी पे आता है, बॉडी से मूव करता हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन से मूव करता हुआ उसके बाद फिर कंडीशन पे आता है। आपके पास ये जो 3 हिस्से हैं, यहाँ पे ये लूप आपका चलता है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है स्पेसिफिकली ये वाला, यहाँ पर हमें हमें मैकेनिज़्म चाहिए कि हम अपनी बात अपने काम को ये रिपिटिशन ला सकें, इन इन स्टेटमेंट्स के अंदर इनको बार-बार रिपीट कर सकें, तो उसके लिए अब यहाँ पर हमें रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगी। इस रिपिटिशन के लिए आपको यहाँ पे रिकर्सिव कॉल आप जो है, आप रिकर्जन के थ्रू दोबारा जो है उसको पास करेंगे हाई, और लेट मी पास एट लिमिट अगेन। लिमिट ऐसे भी चेंज नहीं हो रही, आप लिमिट तो आप देखें प्रिंट हाई और लिमिट जो है, जब आप मेथड को दोबारा कॉल करेंगे तो दोबारा फंक्शन पे आ जाएगा। और इस तरीके हर दफ़ा चेक करेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो नहीं होगी। जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो गई, तो ये रिटर्न कर जाएगा, आपकी रिकर्जन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 3 हिस्से हैं, ठीक है? लेट मी राइट देम डाउन। देखें जो आपके लूप्स हैं, मैं फॉर लूप की एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, उसी को मैं लेकर करूँगा। आप किसी भी लूप्स के आपको पता है यही 4 हिस्से होते हैं, ठीक है? पहला हिस्सा उसका क्या होता है आपके पास, इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? दूसरा हिस्सा, और ये आपको पता है सिर्फ़ एक ही दफ़ा होता है, ये बार-बार रन नहीं होता। दूसरा हिस्सा लूप के अंदर क्या होता है, आपके पास कंडीशन होती है। अगर कंडीशन ट्रू है, तो हम तीसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं, व्हिच इज़ व्हाट? व्हिच इज़ द बॉडी। आपकी बॉडी की एग्ज़ीक्यूशन हो रही है। और चौथा हिस्सा जो है लूप के अंदर क्या होता है आपके पास, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन, या जिसको अपडेशन भी कहा जाता है। ये तीनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी? अब आपका लूप जो है वो इन 3 स्टेप्स में फिरता है। दे ऊपर वाली स्टेप एक ही बार होती है, और कब तक फिरता रहता है, जब तक कंडीशन का रिज़ल्ट आपके पास क्या है, कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है। अगर कंडीशन का रिज़ल्ट फ़ॉल्स हो, तो उस केस में आप लूप से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक? अब इसको आप रिकर्जन में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी आइटरेटिव लूप को या किसी भी आइटरेशन को, अगर आपको कहा जाए, आपको कोई प्रोग्रामिंग जो है चैलेंज हो, या प्रोग्रामिंग कंपटीशन में आप कहीं वो जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपने कैसे करना है, आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ इनिशियलाइजेशन हो रही है, वो आपकी फर्स्ट कॉल होगी, चाहे वो आप मेन से कर रहे हैं या किसी भी फंक्शन से कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द फर्स्ट कॉल। सेकंड चीज़ क्या है, कंडीशन। इसकी और इसकी कंडीशन में फ़र्क ये होगा, इसकी कंडीशन जो है वो बेस कंडीशन होगी, और वो आपने उल्टा लिखना है इसके बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे रिपिटेशन उस सूरत में करेंगे जब आपकी कंडीशन का रिजल्ट क्या हो, फॉल्स हो। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो, तो रिकर्जन रुक जाएगी। रिकर्जन का रिपीटेटिवली स्प्लिट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना रुक जाएगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल करना है कि यहाँ पे कंडीशन लिखते हुए इसको आपने बिल्कुल रिवर्स कर देना है, और वो आपकी बेस कंडीशन बन जाएगी, ठीक है जी? उसके बाद उसी तरह आपने बॉडी लिखनी है, उसी तरह आपने आपकी रिपीटिंग स्टेटमेंट्स, या आपकी इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, या आपका जो अपडेटिंग पार्ट है, वो आ जाएगा, उसको बिल्कुल आपने वैसे ही लिख देना है। अब ये जो ऑटोमेटिक हिस्सा है लूप का, जो ऑटोमेटिकली ये वापस कंडीशन पे जा रहा था, इस हिस्से को अपनी रिकर्जन में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे आपकी रिकर्सिव कॉल होगी। और रिकर्सिव कॉल जो है वो क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, तो वो बॉडी पर इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन और रिकर्सिव कॉल के थ्रू यहाँ पे आपके फंक्शन जो है रिपीटेडली अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर उस केस में आपको फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू बाहर निकलना होगा। अगर आपने कंडीशन के ट्रू होने पर रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू बाहर नहीं निकले, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। आपकी रिकर्सिव कॉल्स जो है इनफाइनाइट हो जाएंगी, और वो इनफाइनाइट लूप की तरह काम करेंगे, आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। ये एक जनरल आइडिया है कि आप किसी भी आइटरेटिव लूप को रिकर्जन के अंदर आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब इन जो कुछ हमने पढ़ा, इन कॉन्सेप्ट्स को हम जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम कोड में इसमें हमने क्या किया, कैसे किया। वो बातें इंशाल्लाह आप साथ साथ एक्सप्लेन होती जाएंगी। ओके, लेट मी ओपन माय कोड ब्लॉक्स, कोड एडिटर। और कोड ब्लॉक्स मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें आपके कॉल स्टैक बड़ा बड़ा अच्छे तरीके से खूबसूरती से जो है ना एक्सप्लेन होता है, इसलिए मैं कोड ब्लॉक्स को ही ज़्यादातर यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, आपका पहला कोड जो है वो हमने किस लिए लिखना है, वो हमने लिखना है आपके पास नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक। तो मुझे थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को काइंडली एडजस्ट कर लेने दें। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन पहला हिस्सा था, ठीक है। मैं जस्ट
फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन में लिख दूं, हम करना क्या चाह रहे हैं, इंटीजर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन और इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, और हम इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इस लूप को इनटू एन आइटरेटिव फंक्शन। ये आपका लूप है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। अच्छा, पहला काम क्या है, इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन मैंने आपसे कहा उसको आप ट्रांसलेट करेंगे फंक्शन कॉल में, ठीक है। तो इस केस में लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट, और उसको मैं फर्स्ट टाइम जब कॉल करूँगा तो ये मेरी इनिशियलाइजेशन होगी। इस इनिशियलाइजेशन में आप लोगों ने ऑफ कोर्स यहाँ पे जब बॉडी डिफाइन करेंगे तो आपने साथ-साथ जो है उसके पैरामीटर्स का ख़्याल करना है। वहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन में क्या है, एक आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और एक आपकी एंडिंग वैल्यू है। तो ये अपने फंक्शन के अंदर बताने हैं आपके लूप के। जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसे सॉरी यहाँ पे 1 पास कर दिया, और एंडिंग वैल्यू हमने क्या पास कर दी, 5। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए ट्रांसलेशन के लिए बात बता रहा हूँ। आप इसको और भी कई तरीकों से आप इस लॉजिक को लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पहली वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आई में ले ली, और दूसरी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल आपने ले ली लिमिट नामी वेरिएबल में, जहाँ पर आपने जाना है। हम चाहते हैं कि 1 से लेके गिवन लिमिट तक आपके नंबर्स प्रिंट हो। आप ये नंबर्स यूजर से भी ले सकते हैं कि लिमिट यूजर क्या देना चाहता है। एनी हाउ जी, अब इसके अंदर आपके पास सेकंड स्टेप मैंने आपसे अर्ज की थी, वो थी कंडीशन। और कंडीशन जो है वो जब आप रिकर्जन में लिखेंगे तो दैट विल बी द रिवर्स ऑफ व्हाट यू राइट इन लूप। क्योंकि रिकर्जन में कंडीशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, उसको बेस कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन से मेरी मुराद वो वाली कंडीशन जो लूप में होती है। लूप में हम बॉडी पे तब जाते हैं जब कंडीशन ट्रू हो। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली तब एग्जीक्यूट करेंगे जब कंडीशन फॉल्स हो। इस कंडीशन को आपने सिंपली रिवर्स कर देना है। तो मैं कहता हूँ इफ आई इज ग्रेटर देन 5, ये तब तक ट्रू थी जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो i इज ग्रेटर देन 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में हम चाहते हैं कि हमारी रिकर्जन रुक जाए, उसके लिए हमने सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिख के फंक्शन से बाहर निकल दिए, ठीक है जी। अब कंडीशन के बाद तीसरा हिस्सा आपको पता है, कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम कहाँ पे मूव करते हैं, मूव करते हैं ऑन टू द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन में आप ये जो है सिंपली i की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, तो यही काम हम भी करेंगे इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दो, और थोड़ा-सा इसमें हम यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा-सा फॉर्मेटेड आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद जो है कंड आपके पास जब बॉडी चल जाए तो आपका कौन-सा पार्ट आता है, आपका इंक्रीमेंटेशन का पार्ट आता है। ठीक है? तो इंक्रीमेंटेशन को भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, प्लस प्लस आई लिख दूँ या आई प्लस प्लस लिख दूँ। मैं प्री और पोस्ट के केस में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। चलें, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है अब हम वापस मूव यहाँ पे कंडीशन पे जाते हैं। अब ये वाली जंप मैंने आपसे कहा लूप में ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपने यहाँ पे इस जंप को मैप करने के लिए इस जगह पर आकर रिकर्जन करनी है आपने, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे रिकर्सिव यानी फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर दे, और इस दफ़ा वो आई की वैल्यू पास करे। लिमिट भी हम दोबारा पास कर रहे हैं, लिमिट की भी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी आमतौर पे, ठीक है। जहाँ चेंज हो रही है तो वो अगर कोड की डिमांड है तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पे इस केस में हमें लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारी 5 ही रहेगी, ठीक हो गया जी? अच्छा, और दूसरा यहाँ पे लेट मी चेंज दिस टू लिमिट, सॉरी क्योंकि मैंने लिमिट पास की है तो मुझे हार्ड कोडिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ठीक है जी? अच्छा, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। अब ये देखिए मैं इसको देखता हूँ, इस प्रोग्राम को थोड़ा-सा हम रन करते हैं, और लेट्स सी द आउटपुट ओवर हियर। अच्छा जी, देखिए आपके नंबर्स प्रिंट हो गए फ्रॉम 1 टू 5, और उसके पीछे रीज़न आपको नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ सिंपली आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 उसी तरह जिस तरह आपके लूप ने प्रिंट किए थे, इसी तरह रिकर्सिव कॉल ने भी प्रिंट कर लिए। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं एक छोटी-सी चेंज कर लूँ, लेट्स सपोज़ मैं थोड़ा-सा स्मार्ट कोड यहाँ पे कर लूँ, और मैं इससे कहूँ कि इंक्रीमेंट करो यहाँ पर फंक्शन कॉल के अंदर, और प्री इंक्रीमेंट करें, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखें आउटपुट आपका वही रहेगा, सही। अब यहाँ पे आपका प्री एंड पोस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे तो आप देखें आपके आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। आप देख रहे हैं एक इनफाइनाइट लूप बन गया, और द रीज़न फॉर दिस इज़ कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो है पहले आई की वैल्यू जो है वो पास कर रहा है और बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो उसकी वैल्यू 1 ही मिल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो 2 टू 2 उसको पास नहीं हो रहा। वो 1 ही वैल्यू बार-बार उसको मिलती जा रही है, तो आपको बार-बार 1 प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा था रन टाइम पे। ये देखिए आपके पास बार-बार वही 1 रिपीट जो है हो रहा है। इस वजह से सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जहाँ पर जब अगर डायरेक्ट फंक्शन के अंदर आप उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
तो ये बात याद रखें कि आप नेक्स्ट कॉल को अगर आपने नई वैल्यू पास करनी है तो आप उसको प्री इंक्रीमेंट करें। तो प्री इंक्रीमेंट के केस में आपका आउटपुट जो है यहाँ पर सही आएगा, ठीक है? अच्छा, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली, और वो जो हमने सेगमेंट्स की बातें की, उन सेगमेंट्स की बातों को अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा समझेंगे बाय यूजिंग दी डिबगर। मैं इस प्रोग्राम को डिबग करूँगा अब। अच्छा, टू डिबग द प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मेक श्योर कि आपकी जो वॉचेस विंडोज़ हैं वो अवेलेबल हों। डिबगिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपकी एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड है, वहाँ पे जाके अपनी अपनी ब्रेक पॉइंट डाल दें। मेरी जो पहली एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड है वो लाइन नंबर 16 है। तो वहाँ पर जाकर मैंने एक ब्रेक पॉइंट डाल दिया। इनफैक्ट मैं चलें, ये ऊपर कमेंट आपको होपफुली समझ आ गया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके एक्चुअली इस कोड के सामने यहाँ पे डाल देता हूँ, और थोड़ी-सी मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, तो हमने अपने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर देनी है। मैंने सामने कमेंट्स में फॉर लूप डाल दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि दिस रिकर्सिव फंक्शन इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रिंटिंग ऑफ दिस इटरेटिव फॉर लूप, ठीक है? और हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर लूप को इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हमने ट्रांसलेट किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाल दिया और मैं बेटा इसको डिबग करने वाला हूँ। जब आप डिबग करें तो मेक श्योर कि आपकी वॉचेस जो हैं वो अवेलेबल हो और आपका कॉल स्टैक वाली विंडो अवेलेबल हो। तो आप वो डिबग मेन्यू में जाकर वहाँ से भी इसको आप ला सकते हैं, ठीक है? विंडोज़ को आप सर्च कीजिए, आपको विंडोज़ मिल जाएँगी, डिबगिंग विंडोज़, और उसके अंदर से आपको एक वॉचेस की विंडो चाहिए और एक आपको कॉल स्टैक की विंडो चाहिए। ये आपके डिबगिंग टूलबार के राइट साइड से जो सेकंड लास्ट बटन है, ठीक है? उसके राइट साइड पे आपको सेकंड बटन, और लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो सेकंड लास्ट बटन आएगा। उसके ऊपर आपने आप जब माउस अपना कर्सर को थोड़ी देर रोकें तो आपको ये खुद ही आपको टूल टिप ये दे देगा कि डिबगिंग विंडोज़, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक मैं वॉचेज़ ऐड कर रहा हूँ और एक मैं कॉल स्टैक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको मैंने बताया था क्लास में कि जहाँ पे ये येलो मार्कर खड़ा हो तो इट मीन्स कि दिस इज़ द नेक्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो इट जंप्स इनटू द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये आपकी इनिशियलाइज़ेशन हुई। जैसे इसने जंप किया तो कॉल स्टैक पे देखिए आपकी पहली जो है कॉल स्टैक फ्रेम बन गया। अब ये स्टैक सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है? आपका मेन जो है कोड सेगमेंट के अंदर इस एड्रेस पे लोड हुआ है। दिस इज़ द एड्रेस आउट ऑफ द रैम। वो जो 4 हिस्से थे, उनमें से पहला हिस्सा मैंने आपको बताया था कोड सेगमेंट। ये एक ही बार मेन फंक्शन का कोड सेगमेंट में ये इस एड्रेस पे कोड लोड होगा और जब भी हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो यहीं से कॉल होगा। ठीक है जी? अब ये जो कॉल स्टैक बन रहा है, ये रैम के हिस्से में बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं स्टैक सेगमेंट। और स्टैक सेगमेंट पे जैसे ही हमने पहली फंक्शन कॉल की तो आप देखें एक फ्रेम पुश हो गया, और वो फ्रेम बता रहा है कि इस फंक्शन का नाम प्रिंट है। इसकी करंटली इसके पास अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, एक का नाम आई है, दूसरे का नाम लिमिट है। तो इससे ये इंटीजर हैं दोनों, तो 8 बाइट यानी 4 बाइट आई के लिए और 4 बाइट लिमिट के लिए इन 2 वेरिएबल्स की इस फंक्शन कॉल के लिए इसी स्टैक फ्रेम के अंदर मौजूद होंगे। आई में वैल्यू 1 स्टोर है और लिमिट में वैल्यू 5 स्टोर है, ठीक है? उसके बाद वो फाइल की आपको डिटेल बता रहा है कि फाइल कहाँ पे मौजूद है और करंटली आप इसकी कौन-सी लाइन एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, लाइन नंबर 5। अच्छा जी। अब जब आप देखें आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका येलो मार्कर लाइन नंबर 5 पर जो को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द नेक्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। आई की वैल्यू जो है 1 हमने पास किया, लिमिट 5, 1 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है, तो हम रिटर्न को स्किप करेंगे क्योंकि रिटर्न तब एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन ट्रू हो। तो हम लाइन 6 को स्किप करके देखें, आपका जो येलो मार्कर है वो 6 से जंप करके 7 पे आ जाएगा और हम आई की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? जैसे आपने देखा था, अब मुझे उसको बार-बार आउट कंसोल दिखाने की ज़रूरत नहीं, 1 फॉलोड बाय स्पेस। इसके बाद आपके पास ये रिकर्सिव कॉल यहाँ से शुरू होगी। अब आप देख रहे हैं आपके कॉल स्टैक में मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ़ 2 एंट्रीज़ मौजूद हैं, 2 स्टैक फ्रेम्स। पहला स्टैक फ्रेम मेन के लिए बना और दूसरा स्टैक फ्रेम जो है प्रिंट की पहली कॉल के लिए बना, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू द इनिशियलाइज़ेशन स्टेटमेंट इन द फॉर लूप, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब आप दोबारा रिकर्सिवली इसको कॉल करेंगे, तो आप पास करें प्लस प्लस आई की करंट वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 कर दो और लिमिट 5 उसी तरह दोबारा पास होगी। जब जैसे ही मैं स्टेप इनटू करूँगा तो फंक्शन कॉल रिकर्सिव हो या नॉर्मल कॉल हो, दोनों केसेस में जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो पहला काम, आपके प्रोग्राम में स्टैक सेगमेंट के टॉप पर एक नया फ्रेम पुश होता है उस फंक्शन कॉल के लिए और उसके लिए नई मेमोरी असाइन की जाती है, ठीक है? मैं यहाँ पे स्टेप इनटू करता हूँ तो देखिए आप वापस उसी फंक्शन की बॉडी में आके लाइन नंबर 5 में मैं आपको कॉल स्टैक बता दूँ तो मेरे कॉल स्टैक पे अब देखें 3 कॉल्स पुश हुई हैं। पहला मेन है, दूसरा भी प्रिंट है और तीसरा भी प्रिंट है। दूसरे वाले प्रिंट को भी आई लिमिट की अपनी कॉपी मिलेगी, स्टैक फ्रेम में जो है 8 बाइट्स अलग से बनेंगे, 4 बाइट आई के, 4 बाइट लिमिट के।
इस स्टैक फ्रेम में दोबारा 8 बाइट्स अलग बनेंगे, 4 बाइट आई के और 4 बाइट लिमिट के लिए। इस प्रिंट की कॉल के पास अपनी लोकल वेरिएबल्स की कॉपी मौजूद है और जो स्टैक सेगमेंट में स्टैक फ्रेम में बनी है, और ये जो टॉप में जो रेड पे हाइलाइटेड है, इस वाले स्टैक फ्रेम के पास अपनी कॉपी मौजूद है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कॉल स्टैक को पढ़ना सीखिए। नीचे वाला फंक्शन हमेशा कॉलर होता है और ऊपर वाला कॉल्ड होता है। ये फंक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि ये मेन कॉलर है और यहाँ पे प्रिंट कॉल्ड है। फिर प्रिंट इज़ देन आई इज़ इक्वल टू 2 लिमिट इज़ इक्वल टू 5, ये वाला जो है दिस इज़ द कॉलर नाउ, और इसके टॉप पे कॉल्ड मौजूद है, और करंटली जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमेशा आपको स्टैक के टॉप पर ही नज़र आएगा। अब लेफ्ट साइड पे कोड सेगमेंट्स के एड्रेसेस आ रहे हैं आपके पास। मेन का एड्रेस आपको नज़र आ रहा है 0x4015BA। यहाँ से लेके वो जितने भी बाइट्स उसके लिए मशीन कोड में ट्रांसलेट होंगे, उन तमाम बाइट्स में मेन का आपका मशीन कोड पड़ा हुआ है। और प्रिंट के लेफ्ट साइड पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है मेमोरी 0x401595, ये पहले बाइट का एड्रेस है। यहाँ से लेके प्रिंट के फंक्शन के लिए जितने भी बाइट्स मशीन कोड में ट्रांसलेट होंगे, वो आपके कोड सेगमेंट में मौजूद होंगे। अब हमने ये कहा था कि कोड सेगमेंट जो है दैट इज़ क्रिएटेड ओनली वंस। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, तो दिस एड्रेस शुड ऑलवेज बी 0x401595 फॉर प्रिंट, क्योंकि ये बार-बार यहीं से कॉल होके एग्ज़ीक्यूट होगा। लेट्स वेरीफाई दैट। अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए स्टेप इनटू करता हूँ। अब आई की करंट वैल्यू जो है वो 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन फ़ॉल्स है। तो आप जो है इसको स्किप करके काउट आई पे आ जाएँगे, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और अब आप दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो आप प्लस प्लस आई जब आप करेंगे तो 2 + 1 3 पास करेंगे आप। जब आप 3 पास करेंगे तो वन्स अगेन लेट मी टेक यू टू द कॉल स्टैक। तो देखिए आपके पास एक और कॉल स्टैक पुश हो गई, एंड सरप्राइज़ सरप्राइज़ आपके पास देखिए दोनों प्रिंट फंक्शंस के मेमोरी एड्रेसेस सेम है, क्योंकि कोड सेगमेंट पे आपका फंक्शन के जो जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मशीन कोड में ट्रांसलेट होते हैं, वो एक ही बार लोड होते हैं, और आप उनको हज़ार बार भी कॉल करें, तो उसी एक जगह से लोड करके उनको दोबारा यूज़ किया जाता है। अब नीचे वाले प्रिंट के पास ज़हन में ये रखिए कि आई की वैल्यू 2 है और ऊपर वाले प्रिंट के पास आई की वैल्यू 3 है। यानी इसके पास ड जो स्टैक सेगमेंट है, उसके अंदर इस फ्रेम में आई के लिए अलग कॉपी मौजूद है, इसमें आई की अलग कॉपी है, इसमें लिमिट की अलग कॉपी है, इसमें लिमिट की अलग कॉपी है। एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले लोकल वेरिएबल्स को हर कॉल पे नई मेमोरी मिलती है। यहाँ पे जस्ट टू कंफर्म दिस, मैं आपको एड्रेस ऑफ आई और लेट मी कॉल दिस एड्रेस ऑफ दूसरा हमारे पास वेरिएबल था लिमिट, ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए LIMIT, आई डोंट नो, समथिंग मे बी रॉन्ग विद द स्पेलिंग और समथिंग लाइक दैट, लेकिन खैर देख लेंगे। आई के एड्रेस बहरहाल आप देखिए करंटली है 0x62FDA0। अच्छा, ओके, जब मैं इसको स्टेप इनटू करूँगा वंस अगेन, तो अभी 3 आई की वैल्यू है और लिमिट की वैल्यू 5 है, और लास्ट टाइम आई का एड्रेस मैंने आपको दिखाया था वो था FDA0। FDA0 अपने पास लिख लीजिए, याद रखिएगा। अच्छा, अब दोबारा आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू इस दफ़ा जो है प्रिंट होने के बाद आप उसको दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे, और इस दफ़ा आपने पास कर दिया 4। जब आपने पास किया 4, तो दोबारा रिकर्सिवली आपके पास कॉल पुश होगी, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे स्टेरिक लिख दिया। आई एक्चुअली वांटेड टू प्रिंट द एड्रेस, तो मैं यहाँ पे वॉचेस के आखिर में जाके एड्रेस ऑफ लिमिट आपको दिखाना चाहता हूँ, नॉट द डीरेफरेंस वैल्यू। अब देखिए लास्ट टाइम जो आई का एड्रेस था वो था दैट वाज़ समथिंग एल्स, और अभी आपके पास आ रहा है FT70, होपफुली आपने पास लिखा होगा। दिस वाज़ जस्ट टू टेल यू कि ये नया मेमोरी एड्रेस आपको ये बता रहा है कि इस दफ़ा आई को एक नई मेमोरी मिली है, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट बाइट ऑफ न्यू 4 बाइट्स। और ये आप देखें, ये आई लिमिट जो है नेक्स्ट कॉल में भी आपके पास साथ-साथ चेंज हो जाएगा। जब हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस जाएँगे इन रिकर्सिव कॉल्स की तरफ, तो हम इसको साथ-साथ देखेंगे कि भई ये कैसे हो रहा है, ठीक? ओके, अगेन यहाँ पे अब आई की वैल्यू आपके पास 4 है, लिमिट की वैल्यू 5 है, कंडीशन आपके पास फॉल्स है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और एक और रिकर्सिव कॉल आपके पास पुश होगी, ठीक है? अब इस केस में आपके पास वन्स अगेन आई की वैल्यू 5 है और लिमिट की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इस केस में भी आपके पास आई की वैल्यू प्रिंट होगी और एक और रिकर्सिव कॉल पुश होगी। अब आई की वैल्यू 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है जो साथ-साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीट करते जाएँ। देखिए, अ, आप इन तमाम रिकर्सिव कॉल्स के अंदर आपका ये वाला एड्रेस सेम है, ये आपको कोड सेगमेंट से एड्रेस बता रहा है। यानी ये आपको ये प्रूव कर रहा है कि आपका प्रिंट फंक्शन एक ही बार मेमोरी में लोड हुआ, जो मैंने आपको शुरू में रैम की विजुअलाइज़ेशन में बताया था, कोड सेगमेंट में। और उसी एड्रेस से ये फंक्शन हमेशा कॉल होकर प्रोसेसर वहाँ उस एड्रेस से लोड करके उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा है।
फंक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान हर दफ़ा लोकल वेरिएबल्स की नई कॉपी बन रही है। ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपके आई की वैल्यू देखें, आई का एड्रेस वैल्यू 6 है, लिमिट की वैल्यू 5 है। आई का एड्रेस जो है FD10 और लिमिट का एड्रेस है FD18। ठीक। अब जब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा, आई इज़ ग्रेटर देन लिमिट, तो ये कंडीशन आपके पास इस केस में ट्रू हो जाएगी। जब यहाँ पे मैं स्टेप इनटू करता हूँ, लेट मी टेक यू वन बाय वन थ्रू इट। तो कंडीशन अगर जब आपकी ट्रू हो गई तो आप देखें लाइन 6 पे ये येलो मार्कर जहाँ लगा होता है वो लाइन आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है। तो रिटर्न के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट कुछ साथ वैल्यू लेके जा रही है या नहीं जा रही, वो एग्जीक्यूट होती है, तो आपका कंट्रोल फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी यानी इस केस में लाइन 9 पे शिफ्ट हो जाएगा और लाइन 9 आपकी एग्जीक्यूट होगी तो फिर स्टैक फ्रेम डिलीट होगा। ठीक है? इस लाइस यानी क्लोजिंग बॉडी के एग्जीक्यूट होने के ऊपर अभी आप देखें आपके स्टैक पे टोटल 7 एंट्रीज़ हैं। पहली वाली जो है मेन की है और उसके ऊपर बाकी की जो 6 एंट्रीज़ हैं वो आपके पास रिकर्सिव कॉल्स की हैं। तो जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो आई शुड जंप फ्रॉम लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 9। मैं उसका शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट F7 प्रेस करके स्टेप इनटू किया। अब देखिए मैंने लाइन नंबर 9 पे जंप कर दिया। ये क्लोजिंग बॉडी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको यहाँ पे ये 7 की 7 कॉल्स नज़र आ रही हैं। अब इसका लास्ट सीरियल नंबर देखें 6 है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो स्टैक के टॉप पे जो जो फ्रेम पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। जब ये फ्रेम डिलीट होगा तो उसके लोकल्स डिलीट हो जाएँगे और इस कॉल स्टैक की मदद से आपका कंपाइलर या आपका प्रोग्राम या आपका प्रोसेसर, मुझे एक्चुअली कहना चाहिए क्योंकि हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो ट्रेस करेगा कि इसका कॉलर कौन था, इसका कॉलर ये नीचे वाला प्रिंट है। इस नीचे वाले प्रिंट के फंक्शन के किस लाइन पे जाना है, लाइन नंबर 8 पर जाना है। तो ये इस स्टैक फ्रेम को डिलीट करेगा। अब इसको समझिएगा, जब ये क्लोजिंग बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो टॉप को पे पड़े हुए फ्रेम को डिलीट किया। जब फ्रेम को डिलीट किया तो तमाम लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैक सेगमेंट से उड़ गए और फिर स्टैक इसी स्टैक को यूज़ करते हुए इसके कॉलर में चले गए। इस लाइन पे चले गए लाइन नंबर 8 में, ठीक है? जब ये लाइन नंबर 8 पर वापस जाएगा तो आपको ये समझ गए होंगे कि लाइन नंबर 8 वो वाली लाइन है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था एक्चुअली। तो उस लाइन पर जाकर ये चेक करेगा मज़ीद कुछ करने को है, अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैल्यू को आप डिस्प्ले कर रहे हैं या उस पे फर्दर कोई प्रोसेस परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उस काम को उसको स्किप करके चलेगा लाइन नंबर 9 पे और अगर कोई काम है तो वो करके फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा व्हिच इज़ लाइन नंबर 9। तो अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो इस बात को समझें कि स्टैक के टॉप से फ्रेम डिलीट होगा और कॉलर के लिए जब आप दोबारा मूव करेंगे तो ये लाइन 8 के बजाय आप ऑटोमेटिकली जंप कर देंगे लाइन 9 पे, क्योंकि लाइन 8 पे करने को कुछ बाकी बचा नहीं, तो वो लाइन 9 पे ही आपको कर्सर जो है खड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये वाला फ्रेम डिलीट हो जाएगा तो इस वाले फ्रेम का के लोकल वेरिएबल्स लोड हो जाएँगे। तो इस वाले फ्रेम के जब लोकल वेरिएबल्स आप प्रोसेसर के पास लोड होंगे तो उसका यहाँ पे आप मेमोरी एड्रेसेस देखेंगे वो चेंज हो जाएँगे। अभी आपको वंस अगेन नज़र आ रहे हैं 0x62FD10 और 62FD18 यानी FD10 और FD18। अच्छा, अब मैं स्टेप इनटू करता हूँ। जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो ये लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी और अब हम अपनी नज़र कॉल स्टैक पे रखेंगे। मैंने स्टेप इनटू किया तो आप देखें आपके पास टॉप की एंट्री डिलीट हो गई, 6 के बजाय 5 रह गए। 0 से लेके 5 टोटल 6 कॉल्स और एड्रेसेस देखिए चेंज हो गए। आपके पास D40 और D48 इस वाले स्टैक फ्रेम के आई और लिमिट के जो कॉपी थी जिस एड्रेसेस पर रैम पे मौजूद थी, वहाँ से उनको लोड करके उनकी वैल्यूज़ लोड कर दी, ठीक है? उनकी वैल्यूज़ अलग हैं और आप देख रहे हैं लाइन नंबर कौन-सी है 9, क्योंकि 8 पे कुछ करने को नहीं था तो अब 9 को एग्ज़ीक्यूट करना है। आप ये रिकर्सिव कॉल हो या नॉर्मल कॉल हो, उसका कॉन्सेप्ट वही है। जहाँ कॉलर से जब वापस आप कॉल्ड फंक्शन में जाते हैं तो उससे नेक्स्ट लाइन से एग्ज़ीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो लाइन नंबर 8 तक तो ये फंक्शन एग्ज़ीक्यूट हो चुका है, तो इन तमाम कॉल्स में इसकी नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 9 ही है तो बस सिर्फ 9 ही एग्ज़ीक्यूट होगी। इसके बाद कोई लाइन नहीं बची, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसको मैं वन्स अगेन स्टेप इनटू करूँगा, तो आपके पास यहाँ पे एड्रेसेस देखते जाओ FD40 और FD48 मैंने स्टेप इनटू किया, तो क्लोजिंग बॉडी एग्ज़ीक्यूट होगी तो स्टैक के टॉप वाला फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएगा। जब वो डिलीट हुआ तो अब आपके पास 4 एंट्रीज़ रह गईं और अब देखिए आपके पास FD70, FD78 आई और लिमिट दोनों के एड्रेसेस चेंज हो गए। यानी इस फ्रेम के अंदर आई और लिमिट जो है वो मेमोरी के अंदर इन बाइट्स में से शुरू होते हुए 4-4 बाइट्स के ऊपर लोडेड है, ठीक है जी? इसी तरह अब दोबारा स्टेप इनटू करें, तो आपके पास ये वाली कॉल स्टैक जो है रिमूव होगी, यहाँ से ये वाली कॉल स्टैक रिमूव होगी, ये वाली कॉल स्टैक रिमूव होगी। लास्ट कॉल स्टैक को जब आपने रिमूव किया, तो यू जंप बैक टू द मेन फंक्शन, ठीक हो गया जी? ये आपके पास अ, होपफुली आपको थोड़ा-सा इंट्यूटिवली समझ आ गई होगी कि हाउ रिकर्सिव वर्क, हाउ टू ट्रांसलेट एन इटरेटिव कोड इंटू अ
रिकर्सिव कोड। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर रिकर्जन। देखिए इस केस में तो मैंने सिंपली रिटर्न किया है ना। अब लेट्स सपोज हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लूप उठाते हैं और उसको देखते हैं हम रिकर्जन में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, एक सिंपल सा लूप मैंने लिखा है और सिंपली ये आपको 5 से लेके 1 तक के नंबर्स प्रिंट को ऐड करके दे रहा है। और इसको मैं रन करूँ तो आपको होपफुली इसका जो रिज़ल्ट नज़र आएगा वो आपके पास 15 है। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जो है आपके पास इन नंबर्स को आप ऐड करें तो आप देख लें आपके पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 15। अच्छा, ये कैसे लूप चल रहा है? वो लूप आपको बता रहा है कि आपने 5 से इनिशियलाइज़ किया और जब तक i की वैल्यू 0 नहीं होती हम i को डिक्रीमेंट करके हम i की वैल्यू को सम में ऐड करते जाएँगे और सम की वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की है 0 से, ठीक है? तो इसी तरीके से पहले 5 ऐड होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसको रिवर्स ऑर्डर में 5 से लेके 1 तक हम ऐड कर रहे हैं। अगर हमने इसके लिए रिकर्सिव कोड लिखना है, तो वो कैसे होगा? अच्छा, तो देखिए वन सेकंड जो मैंने आपको टेक्नीक बताई शुरू में, वो सिर्फ़ ये बात ज़हन में रखें कि आपके पास इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस टेक्नीक की बेस पर आप जो है प्रैक्टिस करें, आइटरेशंस को रिकर्जन में आप जो है ट्रांसलेट करें। आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे। और बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे काम हैं जिसके ज़रिए से आप आइटरेशन को रिकर्जन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपका इंशाल्लाह इस पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग करते-करते, ऑटोमेटिकली आप देखते साथ ही किसी भी आइटरेटिव फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर वो आपके ज़हन में वो डिवाइड एंड कॉन्कर भी आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा कि कैसे गिवन प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़कर उसकी मदद से मैं रिकर्जन करूँ। ये भी इंशाल्लाह उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको आगे चल के दूँगा। लेकिन लेट्स कॉन्संट्रेट फर्स्ट फर्स्ट ऑन दिस वन। हम अब देखें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन को आपने ट्रांसलेट करना है, तो इनिशियलाइज़ेशन जो है वो हमारी फर्स्ट फंक्शन कॉल होगी। तो हम यहाँ पे अपना लेट्स सपोज़ एक फंक्शन बनाना चाहते हैं और लेट्स कॉल आवर फंक्शन रिकर्सिव सम, ठीक है? ये हम यहाँ पर इसको बनाएँगे साथ-साथ और इसकी जो पहली वैल्यू है, मैं इसको पास करूँगा, वो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 5, क्योंकि हम इनिशियलाइज़ किससे कर रहे हैं 5 से और मैं इसको मज़ीद कुछ भी पास यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, और मेरे पास चूँकि ये फ़ंक्शन आखिर में रिज़ल्ट स्टोर करेगा, मैं चाहता हूँ कि अगर फ़ंक्शन कुछ स्टोर आपको रिटर्न कर रही हो, तो रिटर्न की भी आपको थोड़ी-सी ऑप्शन थोड़ा पता चले कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो रिज़ल्ट हम इसमें स्टोर करेंगे। अब इनिशियलाइज़ेशन के बाद जो है, अब बाकी हिस्सों में मूव करने के लिए हम इस फ़ंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? और आपको नज़र आ रहा है कि मैं इनिशियलाइज़ेशन के बाद चूँकि मैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, वो मेरे पास इंटीजर वैल्यू है। तो इसको अब यहाँ पर इस तरीके से मैं इसकी बॉडी डिफाइन करूँगा कि इसकी रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रखी, ठीक है? और जो फ़ंक्शन का नेम है रिकर्सिव सम, उसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं व्हिच इज़ इंटीजर पैरामीटर। तो हमने उसको इंटीजर का लेट्स कॉल इट एन। एन एक व व हमने बना दिया उस नाम का पैरामीटर जो है उसको स्टोर करने के लिए, पास्ट वैल्यू को 5 को स्टोर करने के लिए। और इसके अंदर अब हमारा बाकी का मैजिक शुरू होगा। अब इनिशियलाइज़ेशन वाला पार्ट जब आपका पूरा हो गया तब उसके बाद आप ये देखेंगे कंडीशन। कंडीशन मैंने आपसे कहा था विल बी ट्रांसलेटेड इनटू बेस कंडीशन और वो आमतौर पे इसकी रिवर्स होगी। जब कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी चलती है, हमारे केस में जब रिकर्जन में हम बॉडी तब चलाएँगे जब कंडीशन फॉल्स हो। तो कंडीशन आपकी क्या है? कंडीशन आपकी है कि i इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर चलें थोड़ा-सा नॉमेनक्लेचर मेंटेन रखने के लिए इसको भी आई ही कह देते हैं हम। हम कह देते हैं कि इफ i इक्वल टू 0, हम उसकी रिवर्स कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है? अगर i 0 के बराबर है, तो इस दफ़ा मैं कहता हूँ फ़ंक्शन से रिटर्न हो जाओ और साथ क्या वैल्यू ले जाओ? 0। ये क्यों अभी आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है तो अब आपने क्या करना है? अब आपने 5 से लेके 4 तक तमाम नंबर्स को ऐड करना है और i इज़ इक्वल टू 0 तक हम इसलिए जा रहे हैं कि हम एक-एक करके इनको डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा डिवाइड एंड कॉन्कर जो रिकर्जन का अक्सर असल मकसद है कि किसी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना। अब ये 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दिस कैन बी रिटन एज़ n + n-1। आप देख रहे हैं एक सीरीज़ बन रही है ना, n + n-1। अगले 2 नंबर्स को भी आप कह सकते हैं n + 1-1, उसके छोटे-छोटे 2 हिस्सों में आप तोड़ रहे हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़कर आप उसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कॉल कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि रिटर्न कर दो i प्लस आपके पास जो रिकर्सिव कॉल है वो कौन-सी है? रिकर्सिव सम, जो आपका फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया और उसको मैंने पास कर दिया i माइनस 1, ठीक है? क्योंकि नीचे से हम क्या पास कर रहे हैं 5।
तो मैं चाहता हूँ कि 5 प्लस 4, 4 प्लस 3, 3 प्लस 2 एक-एक करके जब i 0 पर पहुँच जाए तो आखिर में हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम रिटर्न कर देंगे 0 रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से ये आपका जब फंक्शन चलेगा तो बाय द एंड ऑफ दिस फंक्शन आपने एग्ज़ैक्टली यही काम किया होगा जो ये लूप कर रहा है। ठीक है? इस लूप में लेट मी कमेंट आउट दिस लूप। अब हम वो काम जो है हम ट्राई करते हैं अपने रिकर्सिव कॉल के थ्रू और देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव कॉल जो है कैसे चला और इस दफ़ा हमारा कॉल स्टैक कैसे बन रहा है। लेट मी फर्स्ट डायरेक्टली रन इट। आप देखें रिजल्ट वही 15 आ गया, 5 से लेके 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और तमाम के तमाम नंबर्स उसने ऐड करके शो कर दिए। अच्छा, अब लेट्स डिबग इट। यहाँ से हम रिकर्सिव कॉल को शुरू करते हैं। मैं अपना डिबगर स्टार्ट करता हूँ और अब आप देखें कि जो आपका कॉल स्टैक है उस पर करंटली एक ही कॉल है क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो जब फंक्शन कॉल होती है तो आपके स्टैक सेगमेंट में कॉल स्टैक पे मौजूद एक नया फ्रेम पुश होता है उस फंक्शन कॉल के लिए और उसी फ्रेम के अंदर उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन की जाती है, ठीक है। इस बात को प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा। किस वक्त स्टैक फ्रेम बनता है? जब फंक्शन कॉल होती है। और वो रिमूव किस वक़्त होता है? जब फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी यानी ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है, ये आपकी एग्ज़ीक्यूट होगी तो वो स्टैक फ्रेम जो है स्टैक कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ओके, जब मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ तो अब आप देखें इसके बॉडी में जैसे ही ये आया तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर आपके पास एक एक रिकर्सिव कॉल सॉरी दिस इज़ योर इनिशियलाइज़ेशन फर्स्ट कॉल पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं ना, तो रिकर्सिव सम फॉर आई की वैल्यू आपके पास होगी 5। अब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है नीचे वाली फॉल्स है, आई इज़ इक्वल टू 0 सिंस द कंडीशन इज़ फॉल्स क्योंकि आई की वैल्यू तो आपने 5 पास किया है, तो आप रिटर्न 0 को स्किप करके लाइन नंबर 7 पे आ जाएँगे, ठीक है? लेट मी स्टेप इनटू वंस अगेन। तो आप देखो लाइन नंबर 7 पर आपने मूव कर दिया और लाइन नंबर 7 पे आप क्या कर रहे हैं उस पे आप दोबारा आप कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो आई प्लस रिकर्सिव सम ऑफ आई माइनस 1। अब देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करती है? रिटर्न की स्टेटमेंट मुझे पता है मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट पे ले जाती है, लेकिन रिटर्न के साथ उसको जो चीज़ आप रिटर्न कर रहे हैं दैट इज एन एक्सप्रेशन, पहले वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और वो एक्सप्रेशन क्या है? आई प्लस रिकर्सिव सम ऑफ आई माइनस 1। ये एक्सप्रेशन जो है इसकी मदद से ये रिकर्सिव कॉल कॉल स्टैक पे पुश हो जाएगी, ठीक है। पहले ये स्टैक आपकी पुश हुई, ठीक। पर आप देखें आप लाइन 8 पे नहीं गए, या आपकी ये वाली रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगी, यू आर बैक टू लाइन 5। आप फंक्शन के अंदर दोबारा वापस आ गए हैं। जब आप फंक्शन की ओरिजिन ऑफ आई माइनस 1 लेकर आए हैं तो आप देखें 5 के ऊपर जो अब स्टैक फ्रेम पुश हुआ है उस वाले आई के पास अपनी वैल्यू 4 है। ये आई अलग अलग मेमोरी में है और ये आई आपके पास अलग फ्रेम में है। ये इस फ्रेम का आई है, इस हर फ्रेम के पास आई की अपनी कॉपी, हर फंक्शन कॉल के ऊपर लोकल वेरिएबल्स की अपनी कॉपी मिलती है। बार-बार मैं दोहरा रहा हूँ और कोड सेगमेंट में आप देखें ये वाला कोड जो है ये तो मेन कहने तो डेफिनेटली अलग है। लेकिन रिकर्सिव सम में हर फंक्शन कॉल पे आपको यही कोड नज़र आएगा क्योंकि कोड सेगमेंट में ये आपके पास एक ही बार लोड होगा रिकर्सिव सम। ओके, लेट मी स्टेप इनटू वंस अगेन। जब आप देखें वंस अगेन ये यहाँ पर इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब आप देखो आई की वैल्यू अब कहाँ तक पहुँच जाए 5 4 3 2 आपका ये कोड सेगमेंट सेम है। आई की वैल्यूज़ चेंज होती रहीं और इस रिकर्सिव कॉल की वजह से कंटिन्यूअसली आप यहाँ पर बार-बार इस फंक्शन के अंदर वापस आ रहे हैं। वंस अगेन मैंने इसको एक बार और किया, तो अब आप देखें अब आपकी लास्ट वाली आई की वैल्यू 0 हो गई। जब आई की वैल्यू 0 हो गई, तो इस दफ़ा जब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो आई विल मूव ऑन टू लाइन नंबर 6। अब ये रिटर्न 0 मेरी रिकर्जन को ख़त्म कर देगा। इस रिटर्न की वजह से मैं जाऊँगा लाइन नंबर 8 पर। जैसे ही मैंने शिफ्ट 7 स्टेप इनटू या शिफ्ट F7 प्रेस किया, तो लाइन नंबर 8 पे क्लोजिंग बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। जब क्लोजिंग बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है स्टैक के टॉप से फ्रेम वाली टॉप वाला फ्रेम जो है डिलीट हो जाता है। जब ये फ्रेम डिलीट होगा तो इसके लोकल वेरिएबल्स डिलीट हो जाएँगे और इसकी रिटर्निंग वैल्यू वापस की जाएगी। ये क्या रिटर्न कर रहा है अपने साथ? अपने पास साथ ये 0 ला रहा है, ठीक है? अपने लास्ट कॉल में 0 लाया था और ये 0 जो है पास किया जाएगा इस कॉल को और इस कॉल की किस लाइन पे? लाइन नंबर 7 में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आई की वैल्यू इस कॉल के लिए क्या थी? 1, तो दिस विल बी 1 प्लस 0, ये आपके पास हो जाएगा 1। लेट मी स्टेप इनटू लेट मी शो टू और उसके बाद जो है ना फिर ये नेक्स्ट उस पे चलेगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा F7 प्रेस करता हूँ, देखिए टॉप पे एक एंट्री रिमूव हो गई। आप वापस लाइन 8 पे आ गए। अब देखें यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 1 है। अब वहाँ से प्रीवियस यहाँ 1 रिटर्न हुआ था तो ये 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पास आई आपकी नज़र आ रहा है ना, आई की वैल्यू करंटली आपके पास 1 है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे 1 प्लस 1 अब आपके पास 2 हो जाएगा।
एंड सो ऑन एक-एक स्टैक से फ्रेम की एंट्री जो है रिमूव होती रहेगी। 3 को आपने ऐड किया, 4 को आपने ऐड किया, 5 को आपने ऐड किया एंड वी आर बैक टू मेन। जब आप वापस आ गए मेन में, तो मुझे अपना मैग्नीफायर काइंडली ऑफ करने दीजिए। तो ये लाइन एग्ज़ीक्यूट होने के बाद जो है, आपके पास रिज़ल्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, यहाँ पे आप देख लो। ये ला राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू क्या आ गई 15। ऑल्दो हमने डिस्प्ले तो नहीं की, लेकिन ऑफ कोर्स आपको यहाँ से वॉचेस के विंडो से नज़र आ गया कि 15 इज़ स्टोर्ड। Okay, let me tell you, give me just one last flavor of the recursion. अच्छा जी, आई एम बैक टू द प्रिंट कोड जो मैंने आपको शुरू में बताया 1 टू 5। और अभी तक जो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दी, इसमें आपने देखा हमने रिकर्जन सबसे लास्ट पे की। तो जब आप रिकर्सिव कॉल जो है अपने फंक्शन के बिल्कुल लास्ट पे करें तो दिस इज़ कॉल्ड टेल रिकर्जन। और टेल रिकर्जन जो है, ये आपके पास एक अच्छा, इट इज़ अ गुड वे ऑफ कोडिंग, बिकॉज़ आजकल के कंपाइलर जो हैं वो टेल रिकर्सिव कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। देखिए रिकर्जन का फ़ायदा क्या है, योर कोड गेट्स स्मार्टर एंड शॉर्टर, यू कैन ईज़िली राइट योर कोड बाय डिवाइडिंग योर बिगर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, जो भी मैंने आपको पिछली एग्ज़ाम्पल दी थी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास मेमोरी वेस्टेज होती है, हर फंक्शन कॉल के लिए लोकल वेरिएबल्स अलग से बनते हैं। तो टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि मेमोरी वेस्टेज बिताने के लिए आप बाय रेफरेंस भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, बाय कॉपी नहीं करें। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ द सॉल्यूशन। कभी-कभी आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं हर फंक्शन कॉल के अंदर प्रोसेस करने के लिए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप टेल रिकर्जन करें। आजकल के तकरीबन तमाम कंपाइलर्स जो हैं, वो टेल रिकर्जन की मदद से आपके कोड को खुद ही ऑप्टिमाइज़ करके इस तरीके से रन कर देते हैं कि वो मेमोरी वेस्टेज नहीं होती, ठीक है? बट समटाइम्स टेल रिकर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप नहीं भी कर सकते। जैसे टेल रिकर्जन को मैं यहाँ से हटाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने नंबर्स प्रिंट करने हैं, फ्रॉम 1 टू 5 हम कर रहे थे। लेट्स सपोज़ हम इसको फ्रॉम 5 टू 1 करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि जब ये स्टैक पे कॉल्स पुश होती जाएँगी, तो टॉप पे इस पे जो लास्ट एंट्री आएगी वो मेरे पास जो है 6 हो जाएगी। तो 6 के बेस पे ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है? जब ये 6 के बेस पे कंडीशन ट्रू होगा तो आप रिटर्न करेंगे और फिर आप जो है ना वापस आएँगे और इस लाइन्स की तरफ जंप करेंगे। इस लाइन के बाद, लाइन 7 के बाद की लाइन्स एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो अगर मैं लास्ट इस बेस कंडीशन के ट्रू होने के बाद वाली पर ही कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, उसको रिवर्स ऑर्डर में, तो मैंने सिंपली सी आउट को वहाँ से कट करके अपने रिकर्सिव कॉल के नीचे लिख दिया। लेकिन मुझे पता है कि मेरी लास्ट वैल्यू जो है वो तो 6 है। तो उस वो चूँकि मैं रिप्रिंट करना चाहता हूँ फ्रॉम 5 टू 1, तो लेट मी चेंज इट टू n-1, ठीक है? n-1 पे करके और मैं इस तरीके से इसको चेंज करूँगा और अब आप देखें तो नाउ यू आर गेटिंग योर आउटपुट इन द रिवर्स ऑर्डर 5 4 3 2 1। प्लीज़, प्लीज़ आप इसको ज़रूर एक दफ़ा रन कीजिए डिबग करके और इस कोड को खुद भी समझिए, ताकि आपका रिकर्जन के जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।